हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज तक देख लिया था। नेक्स्ट अब थ्योरीज आती हैं कि एटम्स कंबाइन क्यों हुए। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम्स कंबाइन क्यों हुए, उसके रीजन मैंने आपको शुरुआत में दिए थे पहले लेक्चर में। अब जो बहुत फेमस है कि स्टार्टिंग में कि एटम्स कंबाइन क्यों हुए, उसके लिए जो पहला रूल आया, जो पहली थ्योरी आई, वो कॉसल और लुइस ने दी, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और ये कहते हैं कि एटम्स कंबाइन इसलिए हुए क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते थे, उनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते थे। इसका मतलब ये जो ऑक्टेट रूल है, जो कॉसल और लुइस ने दिया, जो पहली थ्योरी आई कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, वो किस पे बेस्ड है? ऑन द इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैसेस। कि इनर्ट गैसेस क्यों इनर्ट हैं, वो रिएक्टिव नहीं है। इनर्ट गैसेस क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहला शेल हीलियम के केस में, या फिर आउटर मोस्ट शेल में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो केमिकली इनर्ट हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो अपने आप में स्टेबल हैं। तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी उनके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कंबाइन इसीलिए हो रहे हैं ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर सकें, या 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके फर्स्ट शेल में कंप्लीट कर सकें। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होकर 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। जैसे हमने H2 कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो वो हीलियम को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। इज इट क्लियर? तो एटम्स कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि सो एज टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखें एटम्स कंबाइन with each other so as to achieve the electronic configuration of nearest electronic configuration of inert gases या noble gases. Achieve the electronic configuration of noble gases. Clear है? So as to achieve the electronic configuration of noble gases or complete the 8 electrons in their outermost shell. तो उनके नियरेस्ट नोबल गैस को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो एटम्स कंबाइन एक दूसरे से इसलिए होते हैं ताकि अचीव कर सके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट है। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट है, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, या कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब एटम्स कंबाइन कैसे होंगे? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे उन एटम्स को? ईदर बाय एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electrons, that is either lose or share, or gain, either lose or gain। ठीक है, या तो लूज करे या गेन करे। तो एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electrons, either lose or gain, or शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में, हम पढ़ चुके। और गेन और लूज किस में होता है? दैट इज आयनिक बॉन्ड में। क्लियर है? NaCl, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, Na के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। जैसे उसने दिया तो उसके आउटरमोस्ट शेल में अब Na प्लस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। सो द कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड दे अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। दिस इज ऑक्टेट रूल, दैट्स इट। कैसे कंबाइन होते हैं? या तो लूज करके, या गेन करके, या शेयरिंग करके। और क्यों कंबाइन होते हैं? ताकि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसी बात को एक और तरीके से कहने का मतलब अपने आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई? अब ऑक्टेट रूल के एग्जांपल्स। एग्जांपल H2, N2, O2, H2O, CO2, NH3,
CCl4, CH4, ये सब एग्जाम्पल्स है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों क्लोरीन से फुलफिल्ड है। क्लियर है? तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने शेयर करे तो कितने हो गए? 8 हो गए। CH4, CCl4, ये सब CO2, CS2, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑक्टेट रूल कंप्लीट के। क्लियर है? NaCl, ये सब तो कोवेलेंट के, NaCl, MgCl2, क्लियर है? KF एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑक्टेट रूल कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट रूल के। अब हमें पता चल गया कि ऑक्टेट रूल का बेस क्या था? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। जो भी नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आउटर मोस्ट शेल में रखेगा वो स्टेबल हो गया, मतलब ये सब स्टेबल हो गए, अभी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, इसने कहा इसका जो बेस था वो ही गलत था। नोबल गैसेस भी कुछ रिएक्ट कर जाती हैं। जेनन के कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले, क्रिप्टन का एक कंपाउंड देखने को मिला KrF2, दैट इज क्रिप्टन फ्लोराइड। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिले। तो स्टार्टिंग विद एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, exceptions of octet rule। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होता है। बेसिकली ऑक्टेट रूल वैलिड है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, जैसे CH4, CC, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो आप क्या कर देते हो? ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर जाता है, अभी पढ़ेंगे। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होते हैं कई कंपाउंड्स में, उन्हें हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कंपाउंड्स in which central atom is having less than 8 valence electrons, in which central atom is having less than 8 valence electrons, are hypovalent compounds. Is it clear? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होंगे, डेफिनेटली कमी है इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे। क्लियर है? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, समझ में आया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इज इट विजिबल टू यू ना? यस। इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेंट्रल एटम का एग्जांपल बेरिलियम X2, where X is fluoride, chloride, bromide, BF2B, Cl2B, Br2B, I2, clear है? BH2, BOH whole twice, ये सारे क्लियर है? नेक्स्ट BX3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ सेंट्रल एटम का। ठीक है? BX3, where X is fluoride, chloride, bromide, iodide, hydride, OH, Me, ये सब, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये क्या है? एक्सेप्शंस हैं। इसी तरीके से एनहाइड्रस फॉर्म में जो, क्योंकि पानी में जाते हैं तो AlX3, AlCl3, AlBr3 क्या हो जाते हैं? आयनिक हो जाते हैं। AlF3 आयनिक होता है, AlF3 आयनिक होता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये Al3+ और F-, मतलब 3F- ऑफ कोर्स उसके फॉर्म में रहेगा, लेकिन बाकी सारे AlX3 where X is क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlMe3, AlEt3, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में आप पढ़ेंगे AlCl2H5 होल थ्राइस, AlPH फिनाइल ग्रुप, ये सब क्या है? यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो ये सब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सेंट्रल एटम का। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बाद भी ये स्टेबल है, बनते हैं भाई। ऑक्टेट रूल तो कहता है कि बनने ही नहीं चाहिए, वो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, वो तो वही कंपाउंड बनेगा। एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वही कंपाउंड्स बनेंगे? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट।
नेक्स्ट है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट जिसे हम सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। यहां पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स, सुपर ऑक्टेट, expanded octet, that is super octet compounds. Is it clear? ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम में ऐसे भी हैं कंपाउंड्स इन विच उन्हें हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम is having more than 8 valence electrons in their outermost shell. Of course, valence electrons. So, compounds in which central atom is having more than 8 valence electrons. जहाँ पे तो उन्हें हम hypervalent compounds कहेंगे। क्या कहेंगे? Hypervalent compounds कहेंगे। क्लियर? बहुत बेसिक सा लेक्चर ले रही हूँ, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आगे सब कुछ पढ़ेंगे आप, तो वही चीज पढ़ेंगे जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है बस। तो सेंट्रल एटम इज हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल PCl5, PF5, where X is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 X X X X X 3:3p3, तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस शेल में। SF6, ठीक है, 6 6 12, SF4 6 इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 तो बॉन्ड्स बना के 2 बच गए, तो 8 और 2 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? IF3, IF5, IF7, क्लियर है? नेक्स्ट ClF3, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ClF3 में, देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, 4 एज ए लोन पेयर है, तो 3 3 6 प्लस 4 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है? 7 में से 3 तो बॉन्ड्स बना लिए तो 6 हो गए, बाकी 4 बचेंगे तो 4 लोन पेयर, तो 4 और 6 10। तो इस तरीके से आप देखोगे सेंट्रल एटम इज हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कब पॉसिबल है ऐसे? जब उन एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में थर्ड पीरियड उससे नीचे आना चाहिए, सेकंड पीरियड में तो डी होता ही नहीं है, तो जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे वही हम एक्सपैंडेड ऑक्टेट की बात करेंगे, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स की बात करेंगे, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, तीनों एक ही बात है। इज इट क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्सपैंडेड, ये भी सारे बनते हैं, ये सब बनने ही नहीं चाहिए। ऑक्टेट रूल तो कहता है बस 8 ही होने चाहिए, ना 8 से कम ना 8 से ज्यादा। 8 से कम वाले भी बनते हैं, 8 से ज्यादा वाले भी बनते हैं। आपने देखा होगा BX2, जैसे BCl2 की बात करते हैं, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1s2 ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल है, 1s2 2s2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें बने। ठीक है, अब जब इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आप देखो कि हम तो कहते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। इसकी पोलराइजिंग पावर Be2+ का साइज बहुत कम और पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा। फजांस रूल में पढ़ेंगे, चाहे मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक नहीं है, ये क्या है? कोवेलेंट है। इज इट क्लियर? तो वहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो बन रहा है, यहाँ पे 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और PF5 PCl5 बनेगा, PBr5 बनेगा। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल जो कहता था कि 8 वैलेंस एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सके, तो भाई एटम्स तो इसलिए भी कंबाइन हो रहे हैं कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाए, या एटम्स इसलिए भी कंबाइन हो रहे हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 8 ही हों। और थर्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स भी तो हैं जो बनते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, वो अनस्टेबल हो सकते हैं, वो किसी हर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट बनते तो हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
ये भी सेटिस्फाई नहीं करते। These molecules have one or more atom, one atom, you have atoms. These molecules have atoms. Um, these molecules have odd number of electrons. ऐसे लिख सकते हैं, odd number of electrons. ठीक है, तो ये so odd number of electrons है, तो से don't satisfy, so they don't satisfy the octet rule. Don't satisfy the octet rule. जैसे NO है, पहला एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके टोटल भी ले सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लेंगे तो 2s2 2p3 5 और 2s2 2p4 6, तो 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पैरामैग्नेटिक स्पीशी है, ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में, ठीक है, कलरलेस है और न्यूट्रल है। ये भी पता चलेगा कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स न्यूट्रल है, सब पढ़ेंगे आगे, वैसे पढ़ चुके हैं ना नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में। NO न्यूट्रल है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, और NO नॉर्मल गैसियस स्टेट में होता है। जब आप इसे कूल कर देंगे तो ये डाइमर बना लेता है N2O2, तब ये डाइमर बनाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, लूज डाइमर बनाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल NO हो गया, फर्स्ट सेकेंड इसमें कौन से होंगे, मैं पहले लिख देती हूँ, NO, NO2, ClO2, ClO3, KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयंस। सुपर ऑक्साइड आयंस अपने आप में O2 माइनस आयन, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बोलो, स्पीशी बोलो। क्लियर है? समझ में आया? तो NO गैसियस हो गया। नेक्स्ट NO2, ये ब्राउन रंग की होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक होती है। आप गिन लीजिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, पूरे गिनना चाहो पूरे गिन लो, नहीं गिनना चाहो मत गिनो। 2s2 2p3 5 और 2s2 2p4 6 12 और 5 12 plus 5 13 14 15 16 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली ऑड नंबर में है। NO2 पढ़ना है भाई बहुत अच्छे से, डोंट वरी, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। और NO2 एसिडिक है नेचर में, ठीक है, ये गैसियस होता है। जब आप इसे कूल करोगे तो ये N2O4 बना लेगा लिक्विड या सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये डायमर बना लेगा। क्लियर है? समझ में आया? ये डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक था, ये डायमैग्नेटिक। ऑफ कोर्स पेयर अप हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर अप हो जाते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे बस ये ध्यान रखें, ClO2 का डायमर नहीं बनता है, ठीक है। एक्चुअली डायमर उसी का बनेगा जिसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, एक जगह फिक्स्ड है। ClO2 में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं होता, पढ़ेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वो भी। अभी बस यहाँ पे कि ClO2, ClO3, NO, NO2, O2 माइनस को बहुत अच्छे से सुपर ऑक्साइड आयन को पढ़ना है मोटी में, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप ये लिख लो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, इनमें भी ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करते ऑक्टेट रूल को, फिर भी बनते हैं, फिर भी स्टेबल है। ClO3 भी Cl2O6 बना लेता है, ठीक है, डायमर बना लेता है। तो इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, ऑक्टेट रूल डज नॉट account for the shape of the molecules, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो सिर्फ ये कहता है बस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। अच्छा, अब इसका बेस क्या था कि मैं इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैसेस, वही नहीं बचा, ज़ेनन और क्रिप्टन। चलो ज़ेनन की बात कर लेते हैं। ज़ेनन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, फॉर्म मेनी कंपाउंड्स with highly electronegative atoms like fluorine and oxygen. Example देखें,
5th पॉइंट है ना, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, ठीक है, XeO2F2, ये सब बनाता है, XeO2F2 ये सब बनाता है। क्लियर है? इन सब में देख लो आप 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 तो एज इट इज रह गए, 6 और 4 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? समझ आया? समझ आया? तो ये बना रहे। क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड देखोगे आप फ्लोरीन के साथ KrF2, बाकी तो नहीं बनाते बट ये तो बनाते हैं, तो फिर इनर्टनेस कहाँ रही इनर्ट गैसेस की। क्लियर है? समझ आया? एंड नेक्स्ट एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, सब हमें MOT से पता चलता है, यहां से कुछ नहीं पता चलता। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, एनर्जी के बारे में आइडिया नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी आइडिया नहीं है, क्योंकि एनर्जी से हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो शेप नहीं बता सकता, जेनन खुद कंपाउंड्स बनाता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकता। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे, ये जो सारे एक्सेप्शंस थे आपको ऑक्टेट रूल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी वो तो है ही सही। तो ये सब ऑक्टेट रूल के क्या है, एक्सेप्शंस हैं, 6 के 6। एट द सेम टाइम NO2, ClO2, ClO3 सब बहुत अच्छे से पढ़ना है आगे चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे और कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरीके से आप इन सबको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज DBT नेक्स्ट क्लास से, जो कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है। काफी इंटरेस्टिंग है आने वाले लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।